नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन ईडी पूछताछ कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर यह पूछताछ लगातार जारी है और दूसरी तरफ कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। पूरी पार्टी सड़क पर उतरी हुई है और जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है कि हमारे नेता से पूछताछ कैसे की जा रही है। केस में बिल्कुल भी दम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके तंग किया जा रहा है, यह आरोप लगाकर। इस बीच रणदीप सुरजेवाला ने एक जानकारी साझा की है कि कांग्रेस के दफ्तर में दिल्ली पुलिस घुस गई, वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, वहां पर बुरा बर्ताव किया गया, मीडिया कर्मियों से भी बुरा बर्ताव किया गया। ये आरोप रणदीप सुरजेवाला ने लगाए हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि कांग्रेस के दफ्तर में पुलिस घुसी, मारपीट की गई, उनके कार्यकर्ताओं के साथ में अभद्रता की गई। तो सवाल यही जो हमने लिखा भी है कि कांग्रेस दफ्तर में आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई पुलिस को घुसने की और वहां पर मारपीट करने की? देखिए, इस तरह से अगर जैसा आप कह रहे हैं तो बहुत गलत बात है, पर शायद इस तरह से घटना वहां घटित हुई नहीं। हुआ यूं कि आज रणनीति में थोड़ी बदलाव की गई और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हुजूम में एक साथ राहुल गांधी के साथ निकलते थे ईडी दफ्तर के लिए कांग्रेस ऑफिस से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी एक तो आए नहीं, तीसरा दिन था, तीसरे दिन वो कांग्रेस दफ्तर आए नहीं। शुरुआती 2 दिनों वो कांग्रेस के दफ्तर आए थे और कांग्रेस के दफ्तर में मुलाकात किया था कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। वरिष्ठ नेता जो थे वहाँ पर बहुत से जमा थे, उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद फिर वो गए थे ईडी दफ्तर। जब ईडी दफ्तर जाने को हुए तो साथ साथ कार्यकर्ता जाने लगे और हंगामा हुआ। पहले दिन तो लोग मार्च करते हुए ईडी के दफ्तर तक करीब करीब पहुंच गए और फिर ईडी के दफ्तर पर रोका गया। वहां पर थोड़ा सा बल प्रयोग, थोड़ा खींचतान और बसों में भरकर ले जाया गया। दूसरे दिन ये किया गया कि जो कांग्रेस का दफ्तर है उसके आगे 3-4 बैरिकेड्स लगा दी गई और जैसे ही राहुल गांधी बाहर निकले, कार्यकर्ता पीछे से उनके निकले और सब राहुल गांधी के संग जाने की कोशिश करने लगे। तो किसी को पहले बैरिकेड पे, किसी को दूसरे बैरिकेड पे, किसी को तीसरे बैरिकेड पे, इस तरह से रोक लिया गया। ये तो हुई 2 दिनों की कहानी। आज की कहानी ये हुई कि जब ये पता चल गया कि राहुल गांधी आज कांग्रेस दफ्तर नहीं आएंगे और वो सीधे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए ही जाएंगे, तो एक तो ये बेसब्री आ गई कार्यकर्ताओं में। उन्हें सुबह से इंतजार था कि राहुल गांधी आएंगे, लेकिन उन्हें पता चला कि ये जो सिक्योरिटी की क्लियरेंस देनी पड़ती है, तो वहाँ मौजूदगी जो थी पुलिस वालों की, उन्होंने सिक्योरिटी की क्लियरेंस दी नहीं और वो वीआईपी सिक्योरिटी में राहुल गांधी का प्रोटोकॉल होता है, तो वो यहाँ आए नहीं, ऐसा हमें बताया गया और वो सीधे ईडी दफ्तर जाने लगे। जब वो ईडी दफ्तर पहुँच गए तो दूसरी तरफ यहाँ जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे कांग्रेस दफ्तर में, उन्होंने तय किया कि हम एक एक जत्था बना करके निकलें, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो एक बार में हम पकड़ लिए जाते हैं, बसों में भर दिए जाते हैं। उधर कांग्रेस की इस तैयारी के खिलाफ पुलिस की अलग तैयारी थी। उसने आज वो 2-3 बैरिकेड जो थे वहां तक भी पहुंचने नहीं देने का मन बना लिया था, यानी कि गेट से बाहर आते ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को पकड़ना शुरू किया। सबसे पहले महिलाओं का जत्था निकला, फिर युवाओं का जत्था निकला, फिर कुछ मिडिल जो वरिष्ठ नेता हैं उनका निकला, फिर कुछ वरिष्ठ नेताओं का निकला और जो भी निकल रहा था तो उसे पकड़ के बस में भर दिया जा रहा था। इसी बीच कुछ लोग इस बात को प्रोटेस्ट करने लगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमें तो गेट के बाहर आते ही पकड़ ले रहे हैं, तो हमारे घर को आप सीज में डाल दे रहे हैं और ये तो गलत है। तो इस पर धक्का मुक्की और पुलिस के साथ कहासुनी होने लगी। अचानक से हम लोगों ने देखा, जब चुनौतियां दी जाने लगी पुलिस वालों को और कहा गया कि आप ये बैरिकेड हटाइए, आप हमारे दफ्तर पर बैरिकेड नहीं लगा सकते हैं, अचानक से हमने देखा कि पुलिस वाले दौड़ते हुए अंदर गए और जाकर उन्होंने कुछ कांग्रेसियों को दबोच लिया और फिर उनको खींचते हुए बाहर लाए और बस में डाल करके फिर लेकर चले गए। जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ करके बोल रहे थे उन्हें फिर पकड़ लिया गया और इसी अंदर जाने को कहा जा रहा है कि कांग्रेस दफ्तर में घुसी पुलिस। एकदम गलत, क्योंकि किसी भी प्रेमाइस में पुलिस बिना इजाजत तो घुस नहीं सकती है। पर माहौल ऐसा था कि वो तेजी से गए, गेट पर ही रुके, लेकिन गेट में जितने भी लोग उनके हाथ आए सबों को उन्होंने खींच खींच के बाहर निकाल लिया और वो चले गए।
ये अपने आप में तो क्या ये सही तरीका रहा पुलिस का? बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल गलत तरीका। क्योंकि देखिए, आपकी अक्षमता सक्षमता इस आपके व्यवहार से आप कितने कुशल हैं इस बात से पता चलती है कि एक भीड़ जो उग्र है, जो नाराज है, उसको आप कैसे संभाल लेते हैं। मैं ये देख पा रहा था कि वहां पर जो संख्या थी पुलिस वालों की वो ज्यादा थी, प्रदर्शनकारी कम थे। पुलिस वालों के पास बसेज थी, उनके पास आरएएफ का सपोर्ट भी था, रैपिड एक्शन फोर्स की भी जो नीली वर्दी वाले लोग होते हैं उनको भी बुला रखा था। तो जब आपके पास इतनी व्यवस्था है तो फिर बमुश्किल 500-700 कार्यकर्ताओं को संभालना क्या मुश्किल बात है। इससे तो कम बवाल तब हुआ था जब ये कार्यकर्ता मार्च करते हुए ईडी दफ्तर पहले दिन चले गए थे, और आज तो बहुत ज्यादा कर दिया बवाल। तो ये सही तो कतई नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हीट ऑफ द मोमेंट था, इतना गुस्सा कार्यकर्ताओं में, पुलिस को वहां संभालने का एक जिम्मेदारी, और उन्होंने तय कर लिया कि गेट से ही बाहर नहीं आने देंगे, और सबसे नाराजगी की वजह ये होगी। मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी का फॉल्ट था दिल्ली पुलिस के पार्ट पे। कल भी मुझे लगा था कि ये स्ट्रैटेजी का फॉल्ट है, जब आप अकबर रोड पे ही उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर आज तो अकबर रोड छोड़िए, कांग्रेस के गेट पे ही रोकने की कोशिश उन्होंने की, और इसी कारण से दिल्ली, और ये गलत स्ट्रैटेजी। और कांग्रेस के गेट पर दिल्ली पुलिस दौड़ करके अंदर घुस सकती थी, अगर बाहर सड़क पर रोकते दौड़ करके अंदर नहीं जाती। अंदर शांत भाव से कार्यकर्ता नारेबाजी या भजन कीर्तन जैसा काम कर रहे थे, अंदर कोई बवाल नहीं हो रहा था। लेकिन अंदर घुसने के बाद वो तमाम सीनियर नेता जो बचे हुए थे वो सब जमीन पर बैठ गए, और एक अलग सा दृश्य दिखा जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही। अच्छा, एक तरफ कहा जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में कुछ भी दम नहीं है कांग्रेस की तरफ से, और राहुल गांधी को या फिर सोनिया गांधी को भी नोटिस दिया गया, ईडी बुलाकर एक तरह से परेशान ही कर रही है, कोई इसमें दम नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब पूछताछ के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी, तो सड़क पर बैठकर सत्याग्रह हो रहा है, हंगामा हो रहा है। अगर कोई गलती नहीं है, हम एक अच्छे मन के इंसान हैं, हमसे अगर कोई पूछताछ करना चाहता है, इस देश की एजेंसी है, वो पूछताछ करना चाहती है तो करें। इतना हंगामा सड़कों पर क्यों? इतना हंगामा किसी दूसरे मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर कभी नहीं नजर आता है कि कांग्रेस इस तरह से जमीन पर कार्यकर्ता लौट रहे हो, या फिर कोई और मुद्दा हो जिस पर वो कर रहा हो। इस मामले पर इतनी जो एक तरह से कहेंगे बौखलाहट शब्द सही तो नहीं होगा, लेकिन कांग्रेसी जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं उसमें ये बौखलाहट ही नजर आ रही है कि राहुल गांधी पूछताछ के लिए जाते हैं, इधर बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया जाता है। देखिए, बीजेपी कहे या करे, उसके बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो हमारे देश की एजेंसी है, दे आर लाइक केज्ड पैरट। सीबीआई के लिए उन्होंने कहा था। तो एजेंसियां सैक्रोसैंक्ट हैं, और वो गलत सही नहीं करती हैं, इस बात को इस देश में कोई कह नहीं सकता है। दुख होता है कि हमें ये बात कहनी पड़ती है कि सीबीआई हो या ईडी हो, जो संस्थाएं हैं वो केसेस को हल करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन हमने देखा है जब कांग्रेस का शासनकाल था तब भी, और जब बीजेपी का शासनकाल है तब भी, बिल्कुल पिछले 3 साल में कांग्रेस शासित प्रदेशों से कोई भी ईडी का केस दर्ज नहीं हुआ है। ये आश्चर्य की बात है। हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर ईडी का केस था, अब उन्हें बुलाया भी नहीं जाता है। ये जो राणे साहब हैं, नारायण राणे साहब हैं, इनके ऊपर भी था, अब तो कहीं पता नहीं चलता है। तो क्या ईडी किस तरह से वो काम करती है? और इसी तरह के उदाहरण मैं आपको कांग्रेस के ज़माने से भी दे सकता हूँ कि कांग्रेस भी ईडी में या सीबीआई में बहुत से लोगों को वो कई बार ऐसा लगता था कि उनको घेरेबंदी की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कोई नया नहीं है, कोई नया नहीं है। और अगर आप सुचिता की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मैं पाक साफ हूं तो मुझे डर क्या है, जी नहीं, डर तो तब भी है क्योंकि आप पाक साफ है ना। जहां जा रहे हैं क्या वो पाक साफ हैं, उस पर बहस हो सकती है। तो ईडी तो हंगामा इसलिए है क्योंकि ईडी पर सवाल है, इसलिए नहीं कि राहुल गांधी वहां पर दोषी है या नहीं दोषी है, उसमें कितना रोल है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि राहुल गांधी दोषी नहीं हो सकते हैं। नहीं, कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस के अगर बयान को हम रखें सामने, तो कांग्रेस का तो यही कहना है कि राहुल गांधी बिल्कुल भी दोषी नहीं है, उनको एक तरह से परेशान किया जा रहा है, या फिर सोनिया गांधी को नोटिस भेजा जा रहा है, इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है एजेंसी की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है।
तो कांग्रेस की बात अगर रखें तो राहुल गांधी तो एक तरह से निर्दोष हो गए। तो यहां पर तो सवाल यही कि ईडी में कोई अपने आप में कोई रीढ़ नहीं बची है जो सरकार की बात मानकर राहुल गांधी को परेशान करने के लिए राजनीतिक तौर पर चली आई है। अब राहुल गांधी पिछले दिनों लंदन में थे और बर्कले यूनिवर्सिटी और यहाँ वहाँ उन्होंने कुछ भाषण दिए। उन भाषणों में उन्होंने सीधा हमला प्रधानमंत्री के ऊपर बोला। उन्होंने कहा कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है और कहीं भी तुरंत आग लग जाता है, कहीं भी बवाल फैल जाता है। अब ये सब बातें जो कही गई, तो कांग्रेसियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत नाराज हो गए हमसे और उनके विदेश से लौटने से पहले ही नोटिस पहुंच गया। अभी वो लौटे भी नहीं थे, ये वो जोड़ते हैं ऐसे। फिर भी ये कहते हैं कि हाल के दिनों में बहुत से लोग ईडी के द्वारा कॉल किए गए, उन केसेस का क्या हुआ, पनामा ये वो बहुत से मामले क्या हुआ उनका। जो लोग पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस में थे, तब तो उन पर ईडी की केसेस चलती थी, बुलावा होता था, शारदा घोटाला ये वो। अब क्यों उनको बुलाया नहीं जाता है? और ये बात सच है, ये बात सच है। शारदा घोटाले में हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, या फिर मुकुल रॉय, इन लोगों को तो कॉल किया गया था, लेकिन उसके बाद से तो वो गति कम जाती है। तो क्या ये प्रायोजित है? ये प्रश्न हो जाता है। लेकिन फिर दूसरी बात ये भी है कि ईडी एक बड़ी संस्था है और ईडी के ऊपर एक दारोमदार है। आप कितना भी तोहमत लगा लीजिए, कई बड़े केसेस उन्होंने सॉल्व किए। और आज की तारीख में अगर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत है तो उस शिकायत का निवारण तो होगा ही ना। राहुल गांधी ये तो नहीं कह सकते हैं कि पॉलिटिकल टारगेटिंग हो रही है, आप अपने तथ्य रखेंगे। वो तथ्य हो सकता है कि ईडी ना माने, प्रवर्तन निदेशालय ना माने, कोर्ट तो मानेगा। अच्छा, ऐसी क्या वजह है कि पिछले 3 दिनों से लगातार पूछताछ हो रही है? मतलब कहाँ क्या राहुल गांधी जवाब नहीं दे रहे हैं? क्या आखिर ऐसी क्या बात है? आप तो ग्राउंड पे रहे, नेताओं के साथ बातचीत की, आपको क्या लगा कि आखिरकार क्या वजह है कि अब क्या और एक हफ्ते तक लगातार ऐसा ही सिलसिला चलेगा? क्या रहने वाला है? ऐसी तो पूछताछ उम्र होती नहीं है कि सप्ताह भर चले, लेकिन ये लोग कांग्रेसियों को आश्चर्य हो रहा है कि भाई आप 3 दिन लगातार क्या पूछना चाह रहे हैं। आप उन्हें कहिए कि हो सकता है कि कुछ एविडेंसेस उनके पास आ गई। वो कहते हैं कि ये तो 5 साल पहले बंद हो गया था, तो फिर अब क्या हो गया? अब कौन से नए एविडेंस हैं? हमें भी तो बताया जाए। हमने कहा वो उन्हें बता रहे होंगे तो इसीलिए पूछ रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है कि नहीं है? हाँ। कांग्रेस तो मना कर रही है कि इसमें ये केस बनता ही नहीं है जो बनाया जा रहा है। बस यही ईडी का रेमिट है। केस इतना बड़ा हो सकता है अगर बन गया तो। हाँ, और है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। उसमें 2015 से बेल लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, तो केस तो बहुत बड़ा है। लेकिन एक छोटा दायरा है ईडी का कि क्या पीएमएलए भी अप्लाई होता है, क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अप्लाई होता है या नहीं। इसके बियॉन्ड ईडी को कोई मतलब नहीं है। ईडी तो बस यही देखने के लिए होता है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो कांग्रेस का कहना है कि ये वाला पार्ट, इसके ऊपर तहकीकात भी हो गया और ये मामला बंद भी हो गया था 2015 में। तो फिर अचानक से अब ऐसे क्या तथ्य आ गए, और क्या इतने जबरदस्त तथ्य आ गए कि लगातार 3 दिन तक पूछ रहे हैं? पर इसका जवाब है कि क्यों नहीं आ सकते हैं। आने को तो आ ही सकते हैं। और सवाल दर सवाल, आखिर ये कांग्रेस जैसे बड़े संगठन के प्रेसिडेंट रहे हैं और अभी भी बहुत बड़े नेता हैं, इनको बिना पद के ही आज की तारीख में इनकी बातें मानी जाती हैं। तो ऐसे में उनके पास क्या सवाल है, ये वक्त में, हम आने वाले वक्त में हम लोग को पता लग जाएगा। लेकिन 3 दिन पूछने का सबब क्या है? कांग्रेसियों को तो लग रहा है कि बार बार परेशान करने की बात है। दूसरा ये होता है हिमांशु कि जैसे आपने कोई भी जवाब दिया, फिर उसको लिखा जाता है, फिर आप उसको पढ़ते हैं और ईडी में पूछताछ का जो सिलसिला होता है फिर साइन करते हैं ताकि मुकर नहीं जाएं आप। और एक एक बात आपने जो कही है वो सारी लिख दी जाती है। तो ये सब प्रक्रियाओं में लेट तो होता है। कोई भी ईडी की जो पूछताछ होती है वो तुरंत खत्म नहीं हो जाती है। तो अब ये खास जानबूझ करके प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर जो भी हो, लेकिन उसका असर बाहर सड़कों पर बहुत जबरदस्त। जिस बात का जिक्र किया आपने कि विदेशों में जाकर राहुल गांधी ने सीधे नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को टारगेट किया,
क्या ये एक वजह है? ऐसा कांग्रेस ही मानते हैं। हाँ, क्या इसी कारण से उनके साथ ऐसा तो, हो रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है इस बात में कितना दम लगता है कुछ ऐसा है? क्योंकि राहुल गांधी तो यहाँ रहते हैं तब भी ट्वीट पे ट्वीट कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। देखिए इसी बात को बार बार कांग्रेसी कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति इस देश में, कोई एक नेता जो सीधे सरकार की गलत नीतियों को गलत ठहरा रहा है तो वो राहुल गांधी है। और महंगाई की बात को कोई उठाने वाला अगर कोई व्यक्ति है लगातार जनता के हित में तो राहुल गांधी है। कोरोना के मामले के बारे में सबसे पहले राहुल गांधी ने बोल दिया था कि आप बहुत मुश्किल में जा रहे हैं और ध्यान नहीं दिया गया, और देखिए जो उन्होंने कहा वो सही हुआ। कांग्रेसी कहते हैं कि बेरोजगारी 5 दशक में सबसे ज्यादा आज की तारीख में, तो इसके बारे में कौन सबसे ज्यादा सवाल उठाता है? राहुल गांधी उठाते हैं। और इसी कारण से हम जो हैं इरिटेंट के तौर पर हैं सरकार के सामने। सरकार हमें फिनिश करना चाहती है। अच्छा, क्या ये सवाल कांग्रेसियों से हो पाया, क्योंकि आप ग्राउंड पे भी रहे, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई, उनसे इंटरेक्शन हुआ, कि जितना हंगामा ये राहुल गांधी को केस को लेके कर रहे हैं, दूसरे मुद्दों को लेकर क्या उतना हंगामा करते हैं? राहुल गांधी ट्वीट करते हैं अपने आप में, वो एक अलग चीज है, लेकिन क्या इस देश को ये एहसास हो पाता है कि कांग्रेस अभी भी अस्तित्व में है? क्या देश को एहसास हो पाता है कि कांग्रेस जनता के मुद्दे को सही में सड़क पर रहकर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, उठाने की कोशिश कर रही है? क्या ऐसा कुछ सवाल होता है? रियल पॉलिटिक्स में अगर हम यकीन करें, मुद्दे तो ढेर सारे हैं और राहुल गांधी तो एक ही है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए जो ऊर्जा है वो ज्यादा दिखेगी, वो सच है। और राहुल गांधी ही नहीं होंगे तो फिर कौन उठाएगा मुद्दा? अगर इन्हीं के साथ घेरेबंदी करके इनको फंसा लिया जाता है तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? नहीं, तो ये इनसिक्योरिटी का कंसर्न है। सोशल मीडिया पे आप मुद्दे उठाकर कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं? क्या आपकी बात सरकार ध्यान भी दे पाती है? आपने एक सुबह उठ के ट्वीट कर दिया अगर, तो उससे क्या सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है? दिन भर ट्विटर पे कुछ भी चलता रहे, कोई क्या ट्रेंडिंग में, आप मान लीजिए आप ट्रेंडिंग में आ गए, आपने ट्वीट किया, वो ट्रेंडिंग हो गया, बाकी सब लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार क्या दबाव महसूस कर पा रही? आप सड़क पे आते हैं तो एक टाइम पे ये मानते हैं कि आपका प्रशासन लग रहा है, पुलिस लग रही है, तो सरकार थोड़ा दबाव महसूस कर पाती है। ट्विटर पे क्या कर पाती है आपको लगता है? बिल्कुल आप यकीनन ये ट्विटर पे कोई हंगामा और क्रांति नहीं हो सकती है, और सोशल मीडिया के जरिए नहीं। पर सोशल मीडिया के जरिए आजकल बहुत कुछ हो रहा है। क्रांति भले ना हो लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले इंटरनेट बंद होता है अगर कोई घटना होती है। और आप ये समझिए कि जब 15 मिनट की खबरें पढ़ी जाती थी इस देश में तो देश ज्यादा शांतिपूर्ण था, है ना? जब 20 मिनट के समाचार आया करते थे दूरदर्शन पे, बिल्कुल उस वक्त देश ज्यादा शांत था। जब आज 24 घंटे के न्यूज आते हैं तो अशांति ज्यादा है। जब आज ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लगातार लोग लगे पड़े हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ज्यादा हंगामा है। तो कहीं ना कहीं उनका असर तो है सोशल मीडिया का, पर बात कहने की है। कितने लोग कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रहे हैं, ट्विटर की बात छोड़िए और बाइट की बात छोड़िए, कह कितने लोग रहे हैं और क्यों नहीं कह रहे हैं? और राहुल गांधी अगर अकेले कह रहे हैं तो क्या उनके साथ ऐसा होगा? ये प्रश्न उठा करके इस जो भी मामले हैं उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। देखिए मामले हो सकते हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और डिफाइन करना पड़ेगा कि एक खराब वित्तीय हालत की कंपनी, उसका एक मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को एक तीसरी कंपनी ले लेती है। इस खराब वित्तीय हालत वाली कंपनी को कांग्रेस पार्टी लोन दे देती है, और फिर बाद में चूंकि इस कंपनी ने ले लिया है तो वो लोन माफ कर दिया जाता है। इस कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे कंपनी की जो परिसंपत्तियां थी, लैंड था, बिल्डिंग्स थी, वो सारी मिल जाती हैं। इन्होंने कितना दिया था ये लेने के लिए? मात्र 50 लाख, और अब तो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पर आप ये समझिए कि वो 200-400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति 50 लाख में मिल जाती है। इनकम टैक्स में का एक्ट है, इनकम टैक्स के एक्ट के हवाले से एक केस चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी रिलीफ के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या कोई तथ्यात्मक चीज भी है? और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कुछ भी नहीं है और यूं ही बुला लिया गया है। पेचीदगियां हैं बहुत सारी, उसमें क्या निकल कर आता है ये जब ईडी की पूरी पूछताछ हो जाएगी। साबित करने का जरिया जो है वो टेलीविजन कैमरों के सामने हंगामा तो बिल्कुल नहीं है, वो तो कोर्ट ही होगा। और संभव है कि राहुल गांधी निर्दोष हो, लेकिन ये भी अदालतों को ही कहना पड़ेगा। और
इस तरह से राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की जो कोशिशें होती हैं बहुत ज्यादा फायदा नहीं देती हैं, बैकफायर करती हैं। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में आपने चलो ये हंगामा कर लिया, पर वो दूर दूर शहरों में, गांव में जहां कांग्रेस कमजोर हो गई है, क्या वो इस एक प्रयास से, राहुल गांधी की घेरेबंदी से और उसके खिलाफ उठाए गए स्वर से वो सब कुछ जागृत हो जाएगा? लगता नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि आखिरकार कांग्रेस दफ्तर में पुलिस क्यों घुसी है। ये बात तो साफ हो गई कि पुलिस ऐसी कोई जोर जबरदस्ती करने के लिए नहीं घुसी थी, वहां कांग्रेस नेताओं को पीटने के लिए नहीं घुसी थी। हाँ, वो सिचुएशन ऐसी बनी कि घुसना पड़ा, हालांकि उसे सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन ईडी से जो राहुल गांधी की पूछताछ है वो लगातार जारी है, तीसरा दिन है आज, और अब कितने दिन और पूछताछ होगी, कितने सवाल और राहुल गांधी के सामने रखे जाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।